नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। मैं हूं आपके साथ अंशु शर्मा। चार बड़ी खबरें आप देख रहे हैं। बुलेटिन शुरू करने से पहले नजर डाल लेते हैं कि आज की चार बड़ी खबर कौन सी है। पहली बड़ी खबर मिलेंगे जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कानपुर दौरे पर हैं। कानपुर मेट्रो को हरी झंडी पीएम दिखाएंगे। कई परियोजनाओं की सौगात वो देंगे। इसके साथ ही निराला नगर रैली स्थल में 25 लाभार्थियों से बात भी करेंगे। दूसरी बड़ी खबर हम लेंगे जहां पर पंचायत चुनाव पर फैसले का इंतजार। मध्य प्रदेश के पंचायत चुनाव पर आज फैसला आ सकता है। चुनाव को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग फैसला करेगा। आयोग पूरे मामले पर ले रहा है कानूनी राह। कल पंचायत विभाग ने अध्यादेश के बारे में आयोग को भी जानकारी दी थी। तीसरी बड़ी खबर हम लेंगे जहां पर तीसरी लहर के बीच होंगे चुनाव। केंद्र ने 5 चुनावी राज्यों को निर्देश दिए हैं। वैक्सीनेशन और टेस्टिंग बढ़ाने के लिए भी कहा। आयोग भी चुनाव टालने के मूड में फिलहाल दिखाई नहीं दे रहा है। चौथी और अंतिम बड़ी खबर लेंगे जहां पर मध्य प्रदेश की 6000 से अधिक अवैध कॉलोनियां वैध होंगी। सरकार ने नियमितीकरण के नियमों को अंतिम रूप दिया। लोगों को बैंक लोन के साथ बिल्डिंग निर्माण की परमिशन भी अब मिलेगी। चलिए पहली बड़ी खबर की ओर रुख करेंगे जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कानपुर दौरे पर रहेंगे। 25 दिसंबर से 22 दिनों में पीएम मोदी का यह 7वां यूपी दौरा है और कानपुर में सबसे पहले पीएम मोदी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे। फिर निराला नगर रेलवे मैदान में मेट्रो समेत कई परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे और रैली को संबोधित भी करेंगे। कानपुर मेट्रो को हरी झंडी दिखाने के बाद पीएम पहले मुसाफिर बनेंगे। आईआईटी स्टेशन में मेट्रो में बैठकर गीतानगर तक जाएंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कानपुर बुंदेलखंड की इस बार पहली चुनावी रैली को भी संबोधित करेंगे और इस क्षेत्र की कुल 92 में से 47 सीटों पर काबिज भाजपा के रिकॉर्ड प्रभुत्व को बचाने की कोशिश करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आएंगे। पिछले कुछ समय की अगर बात करें तो इस क्षेत्र में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा समेत कई जनसभाओं को संबोधित भी कर चुके हैं। वहीं पीएम की सुरक्षा को लेकर एसपीजी से लेकर अन्य सुरक्षा एजेंसियों ने शहर में डेरा डाल लिया है। 300 जगहों पर छतों पर स्नाइपर तैनात किए जाएंगे। चकेरी एयरपोर्ट पर प्रधानमंत्री का विमान लैंड करेगा और ऐसे में सुरक्षा एजेंसियों ने पूरे एयरपोर्ट को अपने कब्जे में ले लिया है। वहीं सभी कार्यक्रम स्थल और हेलीपैड पर एसपीजी मुस्तैद हो गई है। और ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता ज़ेबा खान हमारे साथ यहाँ पर जुड़ गए हैं। जी ज़ेबा, पीएम मोदी कानपुर दौरे पर रहेंगे। कई चीजों का शिलान्यास वो करने वाले हैं जिसमें अहम मेट्रो स्टेशन को हरी झंडी दिखाने की यहाँ पर बात कही जा रही है। क्या कुछ अधिक जानकारी? देखिए, मेट्रो की सौगात इस बार जो शहर को मिली है उससे कानपुर के जो लोग हैं वो काफी खुश हैं और पीएम मोदी आईआईटी के दीक्षांत समारोह में शिरकत करेंगे। इसके अलावा कानपुर जो मेट्रो है उसका भी उद्घाटन करेंगे। बिल्कुल ज़ेबा, जिस तरीके से मेट्रो स्टेशन का उद्घाटन यहाँ पर करने वाले हैं, दीक्षांत समारोह की भी बात की जा रही है। दीक्षांत समारोह में भी वो शामिल होंगे, तो क्या कुछ और उनका दौरा रहेगा? देखिए, इसके अलावा जो कानपुर में एक निराला नगर मैदान है, वहां पर ये बीजेपी की अब तक की उत्तर प्रदेश चुनाव से पहले सबसे बड़ी रैली होगी। और जो निराला नगर मैदान है, जो जनसभा को जहां पीएम मोदी संबोधित करने वाले हैं, ये निराला नगर मैदान 2014 में भी बीजेपी के लिए बड़ा लकी साबित हुआ था। उसके बाद ही अवध की सत्ता जो है बीजेपी के हाथ में आ गई थी और निराला नगर में तकरीबन 1.25 लाख लोग शिरकत करेंगे जो जनसभा आयोजन की जा रही है, जिसे पीएम मोदी संबोधित करेंगे। चलिए ज़ेबा, बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी का कानपुर दौरा है। पीएम मोदी कई परियोजनाओं की सौगात कानपुर को देने वाले हैं। निराला नगर रैली स्थल में 25 लाभार्थियों से बात भी करेंगे। और अधिक जानकारी के लिए यूपी एडिटर अकील सिद्दीकी इसी खबर पर हमारे साथ यहाँ पर जुड़ गए हैं। जी अकील जी, पीएम मोदी का कानपुर दौरा है, मेट्रो स्टेशन को हरी झंडी आज पीएम दिखाने वाले हैं, क्या कुछ अधिक जानकारी? अंशुल, देखिए, ये उत्तर प्रदेश का आर्थिक शहर है, बहुत बड़ा शहर है और जिसमें कहीं न कहीं उद्योग को लेकर सबसे ज्यादा जो सरकारें रही हैं उसको बढ़ाने की कोशिश की है। हालांकि देखिए, आज प्रधानमंत्री तकरीबन कुछ ही देर में वहां पहुंचने वाले हैं। चकेरी एयरपोर्ट स्टेशन पहुंचेंगे और 11 बजे आईआईटी दक्षिण समारोह में पहले शामिल होंगे और उसके बाद वहीं से एडिटोरियल से निकलकर वो तकरीबन 12:15 बजे मेट्रो स्टेशन आईटीपी के प्रदर्शनी में देखेंगे। उसके बाद तकरीबन 12:45 बजे गीतानगर जो मेट्रो स्टेशन है वहां पहुंचेंगे, उस कार्यक्रम में शामिल होंगे और उसके बाद वो हेलीपैड से फिर मैदान की बीपीसीएल की प्रदर्शनी देखेंगे। हालांकि इनके कार्यक्रमों की अगर हम बात करें, देखिए, कानपुर काफी आर्थिक जो शहर है उसमें
आज बड़ी सौगात देश के प्रधानमंत्री कानपुर को देंगे। हालांकि देखिए, पहले पाइपलाइन की जो 350 किलोमीटर का जो लंबा जो बहुउद्देशीय जो पाइपलाइन पड़नी है, उसका भी फिर वो उद्घाटन करेंगे। इससे कहीं ना कहीं उद्घाटन के बाद कानपुर के आसपास जिले के साथ पूर्वी उत्तर प्रदेश में अगर देखा जाए तो डीजल की जो किल्लत है, पेट्रोल और डीजल की, वो पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी। वहीं रेलवे को भी मालगाड़ी का जो लाभ है, उसे ज्यादातर पहुंचेगी। कहीं ना कहीं घाटमपुर पावर प्लांट जो है उसका उद्घाटन करेंगे। और कानपुर के दौरे को लेकर अगर हम बात करें तो काफी कुछ खास आज होने वाला है। हालांकि देखिए, प्रधानमंत्री अपने मन से बड़ी घोषणा भी कानपुर के लिए कर सकते हैं। जबकि पीएम मोदी की कानपुर रैली के दौरान तकरीबन 68,000 लाभार्थियों को लाभान्वित भी किया जाना है। उसकी भी तैयारी भी ये है। और पूरे आसपास के जो मंडल है, उसमें मंडल के जो जिले आ रहे हैं, औरैया, कन्नौज, फतेहपुर, कानपुर देहात और कानपुर शहर, इनके आसपास के जिले के लोग वहां पर लाभार्थी वहां पर पहुंचेंगे। हालांकि देखिए, मेट्रो को लेकर काफी बहुत तेजी से काम हुआ है कानपुर में, और सरकार भी चाहती है कि चुनाव से पहले उसका उद्घाटन हो। तो देश के प्रधानमंत्री कहीं ना कहीं 28 दिसंबर को इसकी हरी झंडी दिखाने के बाद से कानपुर वासियों के लिए ये चालू कर दिया जाएगा। कानपुर की अगर अनुमानित लागत की बात करें तो 11.73.48 करोड़ रुपए की इस परियोजना का 5 साल में पूरा होने की उम्मीद है। हालांकि देखिए, अंशुल, कानपुर ऐसा शहर है जिससे कहीं ना कहीं आर्थिक व्यवस्था को लेकर बहुत तेजी से काम हुआ वहाँ पर। तो मालगाड़ी की व्यवस्था चाहे लोगों की पहुंचने की, यानी अगर पूरे उत्तर प्रदेश के नहीं, देश से नहीं, विदेशी लोग भी यहाँ पर आते हैं। तो बड़ा उद्योग होने के नाते मेट्रो का सफर होगा तो आसान होगा लोगों को। मालगाड़ी वहां पर है, इसलिए कहीं ना कहीं उद्योग वहां से बाहर को इम्पोर्ट एक्सपोर्ट होता है, जिसको लेकर पेट्रोल डीजल की पाइपलाइन पड़ जाएगी तो आसानी होगी लोगों को। इसके साथ साथ क्या कुछ बड़े सौगात दे सकते हैं, ये मन से वो संबोधित भी करेंगे। कानपुर के लोगों को, वासियों को ये काफी उम्मीद है कि कई बड़ी घोषणाएं कर सकती है। हालांकि देखिए, कानपुर कभी बहुत ही पिछड़ा और बहुत गंदे शहर में आता था, लेकिन गंगा सफाई को लेकर प्रधानमंत्री कई दौरे वहां पर किए हैं, कई कार्यक्रम आयोजित किए हैं, काफी तेजी से वहां डेवलप भी हुआ है। तो ऐसे में कानपुर बहुत तेजी से आगे भी बढ़ा है, इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। हालांकि आज देखिए, अब चुनाव बहुत करीब है 2022 का, तो दोनों एक तीर से दो निशाना प्रधानमंत्री आज कानपुर में साधेंगे, आसपास मंडल के जिलों को भी साधेंगे, जहाँ पर चुनावी ये जनसभा भी रहेगी, जिससे कहेंगे वो जनता को संबोधित भी करेंगे। हालांकि वो केंद्र सरकार और राज्य सरकार की जो तमाम का योजनाएं रही हैं, जितना लाभान्वित लोग हुए हैं, उसका भी बखान करेंगे। और कुछ खास ये उम्मीद लगाई जा रही है कि कुछ खास कानपुर को बड़ी सौगात भी दे सकते हैं। तो ऐसे में देखना होगा कि क्या प्रधानमंत्री क्या कुछ खास बखान भी करते हैं, और उसके साथ वो जिम्मेदार अधिकारियों के साथ मुलाकात भी करेंगे और संगठन के जो लोग हैं उनसे मुलाकात करेंगे, क्योंकि चुनाव है। तो ऐसे में वहां पर मुख्यमंत्री भी कार्यक्रम के दौरान मौजूद रहेंगे। उनके साथ साथ जो संगठन के लोग भी हैं वो भी वहां पर मौजूद रहेंगे। तो 2022 की तैयारी को लेकर प्रधानमंत्री कहीं न कहीं जीत का भी गुरुमंत वहां पर देते नजर आएंगे। ये अंशु। बिल्कुल अखिल जी, लेकिन जिस तरीके से देखा जाए आने वाले चुनाव को लेकर बीजेपी काफी सतर्कता भी बरतती जा रही है, उसकी रणनीतियों को देखें, उस पर भी वो लगातार काम करती जा रही है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ में चाहे अमित शाह हो, राजनाथ सिंह हो, लगातार वो यूपी पर नजर बनाए हुए हैं और अब कानपुर भी दौरे पर है और एक बड़ी परियोजनाओं के लिए वो एक बड़ी सौगात कानपुर को कहीं ना कहीं देते नजर आ रहे हैं। तो क्या लग रहा है आपको कि इस तरीके से योजना और परियोजनाओं के बारे में लोगों के बीच में जाकर वो इस तरीके से करेंगे, तो ये कहीं ना कहीं आने वाले चुनाव के लिए तो नहीं कर रहे हैं? देखिए, निश्चित तौर पर साफ है, बिल्कुल सही आपने कहा। हालांकि देखिए, चुनाव जितना करीब आता जा रहा है तो एक तीर से दो निशाना, चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, यानी प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री दोनों साथ नजर आ रहे हैं। कानपुर में पहुंचना, लोगों को लाभान्वित करना योजनाओं से, उसके साथ साथ चुनावी जनसभा। तो कहीं ना कहीं एक तीर से दो निशाना यही है कि जितनी तेजी से हो सके उत्तर प्रदेश के दौरे हों, जितना तेजी से हो सके जनसभाएं हों। इसी दौरान जनसभाएं भी हो रही है, अपनी बातों को भी रखने। हालांकि देखिए, पूरी तरीके से फोकस उत्तर प्रदेश इसलिए कि देश का सबसे बड़ा सूबा उत्तर प्रदेश है। और ये बहुत पुरानी कहावत है, अगर दिल्ली को जीतना है तो उत्तर प्रदेश जीतना ही होगा, और उत्तर प्रदेश को जीतना है तो पूर्वांचल को जीतिए। तो अब देखिए, पूर्वांचल को लेकर चाहे वो प्रधानमंत्री रहे हो चाहे अमित शाह रहे हो, दोनों लोग पूरी तरीके से ताबड़तोड़ रैलियां, जनसभाएं, कार्यक्रम है पूर्वांचल से लेकर पश्चिमी यूपी तक उन्होंने किया, यानी यूपी का पूरा फोकस रहा है। यूपी की हार और जीत कहीं के देश के हर राज्यों में उसका असर पड़ता है। तो ऐसे में जो रणनीति बनाई गई है वो पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश को जीतने की बनाई गई है। अमित शाह की अगर हम बात करें तो आज देखिए 2 दिन के काशी दौरे पे है और वहाँ भदोई में भी जाएंगे, वाराणसी भी जाएंगे। तो ऐसे में कहीं ना कहीं पूरा फोकस उत्तर प्रदेश है। अमित शाह को प्रभारी पश्चिमी यूपी बनाया गया है, जबकि देखिए किसान नाराज उसे मनाने के लिए, जाट वोट को मनाने के लिए अमित शाह को लगाया गया है।
प्रधानमंत्री खुद हर एक छोटे से लेकर बड़े शहर में जाके जनसभाएं कर रहे हैं और उसके साथ साथ सरकारी कार्यक्रम आयोजन को भी हिस्सा बन रहे हैं। तो ऐसे में जो केंद्र की योजनाएं हैं वो कितनी तेजी से धरातल पर उतारा जाए, उसको लेकर राज्य सरकार सहयोग कर रही है। राज्य सरकार को पता है कि कितनी तेजी से हम केंद्र सरकार की डबल इंजन की बखान करते नजर आ रहे हैं, उसका हम कहीं ना कहीं लाभान्वित लोगों को करेंगे तो इसका फायदा चुनाव में होगा। हालांकि चुनाव में 2 महीने लगभग बचे हैं जिस तरह, लेकिन हाईकोर्ट से जिस तरह नसीहत आई कि सलाह आई कि चुनाव को कहीं न कहीं टाल दिया जाए कोविड को देखते हुए, लेकिन अभी कुछ ऐसा आसार नहीं दिखा है, चुनाव आयोग ने कोई फैसला नहीं लिया है। तो पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार और संगठन भाजपा भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से अपनी कमर को इसलिए कस रही है कि कभी भी चुनाव हो सकता है। ऐसे में पूरी तैयारी होनी चाहिए और देश के प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और अमित शाह, ये तीनों लोग ने पूरी तरीके से यूपी के हर एक जिलों को फोकस करके सभी तैयारी पूरी करी और जनसभाएं कर रही है, रैलियां कर रहे हैं और इसके साथ साथ संगठन के लोगों को, बूथ स्तर के लोगों को मजबूत करने की बात कर रहे हैं। बिल्कुल अखिल जी, बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। मध्य प्रदेश पंचायत चुनाव रद्द करने को लेकर आज राज्य निर्वाचन आयोग फैसला ले सकता है। राज्य निर्वाचन आयोग पूरे मामले पर कानूनी राय ले रहा है। विधि विशेषज्ञ राज्य निर्वाचन आयोग के सामने पूरे मामले पर अपना पक्ष रखेंगे। वहीं कल पंचायत विभाग के अधिकारियों ने अध्यादेश के बारे में राज्य निर्वाचन आयोग से जानकारी दी थी। पंचायत चुनाव निरस्त करने के मामले में राज्य निर्वाचन आयोग का कहना है कि पंचायत चुनाव के अध्यादेश को वापस लेने की सूचना शासन से आयोग को मिल गई है और इस मामले पर आयोग ने पंचायत एवं ग्रामीण विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक भी की है। अब आयोग को विधि विशेषज्ञों की राय का इंतजार है। लीगल ओपिनियन के आधार पर ही आयोग चुनाव कराने न कराने का फैसला लेगा। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पंचायत चुनाव पर फैसले का इंतजार। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पंचायत चुनाव पर फैसले का इंतजार। मध्य प्रदेश के पंचायत चुनाव पर आज आ सकता है फैसला। और ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता विवेक राणा हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी विवेक, पंचायत चुनाव पर आज फैसला आ सकता है। राज्य निर्वाचन आयोग पूरे मामले पर कानूनी राय लेता हुआ नजर आ रहा है, क्या कुछ अधिक जानकारी? बिल्कुल अंशुल, बात की जाए मध्य प्रदेश की तो मध्य प्रदेश में जिस प्रकार से पंचायत चुनाव को लेकर जो पूरा फैसला है वो अब चुनाव आयोग को लेना है। और बात की जाए मध्य प्रदेश राज्य चुनाव आयोग की तो चुनाव आयोग द्वारा लगातार बैठक की जा रही। कल भी एक बड़ी बैठक रखी गई थी, करीब ये जो बैठक है 2 घंटे तक चली थी, जिसमें तमाम जो पंचायत के जो अधिकारी थे वो सभी मौजूद थे। और साथ ही बात की जाए पंचायत के PS की बात की जाए तो कल उनका साफ तौर पर कहना था कि जो पूरे मामले को लेकर जो विशेषज्ञ हैं उनसे सलाह ली जा रही है, कानूनी सलाह ली जा रही, उसके बाद कोई निर्णय जो है वो लिया जाएगा। मगर संभावना ऐसी जताई जा रही कि जिस प्रकार से जो विशेषज्ञों से सलाह ली जा रही है, कानूनी विशेषज्ञों से ली जा रही, तो आज संभावना ये है कि आज ये पूरा मामले को लेकर जो निर्णय है चुनाव आयोग वो आज दे सकती है। क्योंकि बात की जाए पंचायत चुनाव को लेकर तो पंचायत चुनाव को लेकर जहां जो कांग्रेस पार्टी है वो लगातार हमलावर थी। और बात की जाए प्रदेश सरकार की तो प्रदेश सरकार द्वारा जो अध्यादेश जो लाया गया था वो कैबिनेट में वापस ले लिया गया है। और बात की जाए OBC आरक्षण की तो पंचायत चुनाव OBC आरक्षण पे हों ये अब प्रदेश सरकार भी चाहती है। मगर पूरे मामले को लेकर जिस प्रकार से जो पुराना अध्यादेश जारी किया गया था और कैबिनेट में उसको अब वापस ले लिया गया है, बस अब देखने वाली बात यह है कि मध्य प्रदेश के जो राज्य निर्वाचन आयोग है वो अब इस पूरे मामले पर क्या निर्णय लेता है। जी बिल्कुल, आप बने रहिए विवेक हमारे साथ, और भी खबरों पर आपसे जानकारी लेते रहेंगे। बड़ी खबर हम आपको लगातार यहाँ पर बता रहे हैं, पंचायत चुनाव पर आज फैसला आ सकता है।
केंद्र सरकार और उपचुनाव ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों के बीच अगले साल यूपी समेत 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव टालने के मूड में है। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने 5 राज्यों उत्तराखंड, गोवा, मणिपुर, यूपी और पंजाब के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक की, जिसमें इन राज्यों में वैक्सीनेशन और टेस्टिंग बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं। चुनाव आयोग ने दिल्ली में चुनावी राज्यों के स्वास्थ्य सचिवों के साथ बैठक ली। सूत्रों के मुताबिक उत्तर प्रदेश समेत 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव तय समय पर ही कराए जा रहे हैं और विचार किया जा रहा है। हालांकि इस पर आखिरी फैसला जनवरी के पहले हफ्ते में होने वाली बैठक में लिया जा सकता है। सूत्रों के मुताबिक चुनाव आयोग अपने शेड्यूल पर टिका रहना चाहता है। आयोग ने चुनावी राज्यों उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा, पंजाब और मणिपुर के स्वास्थ्य सचिवों के साथ ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों पर चर्चा की। इन राज्यों में वैक्सीनेशन कवरेज और ओमिक्रॉन केसेस का आंकड़ा भी मांगा गया है। केंद्रीय राज्य स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी ने चुनाव आयोग को कोरोना के हालातों के बारे में बताया। अब राज्यों को ये भी बताना है कि वो केंद्र के साथ मिलकर क्या काम कर रहे हैं और इसी रिपोर्ट के आधार पर जनवरी के पहले हफ्ते में बैठक होगी। विशेषज्ञों का दावा है कि कुछ ही दिनों में ओमिक्रॉन के रूप में कोरोना की तीसरी लहर भी आ सकती है, लिहाजा चुनाव आयोग कुछ सख्त कदम उठा सकता है। चुनाव के पहले राज्यों के हालात को समझकर इसका फैसला किया जाएगा। चुनाव को लेकर अधिसूचना जनवरी में जारी हो सकती है। चलिए चौथी बड़ी खबर की ओर रुख करेंगे, जहां पर मध्य प्रदेश की 6000 से ज्यादा अवैध कॉलोनियां वैध होंगी। सरकार ने उनके नियमितीकरण के लिए नियमों को अंतिम रूप दे दिया है। नगरीय विकास एवं आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह ने कहा कि नियमों को लेकर जल्द ही प्रकाश में लाया जाएगा। नियमितीकरण के बाद इन कॉलोनियों में रहने वाले लोगों को बिल्डिंग निर्माण की परमिशन मिलने के साथ ही बैंक लोन भी मिल सकेगा। प्रदेश में करीब 6876 अवैध कॉलोनियां हैं। ग्वालियर, जबलपुर, भोपाल और इंदौर में ऐसी कॉलोनियां सबसे ज्यादा है। नियमितीकरण का सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि लोगों को अवैध मकान प्रक्रिया के तहत वैध हो जाने से उन्हें बैंक लोन की पात्रता मिल जाएगी और कॉलोनी में नगरीय निकाय के जरिए सड़क, बिजली, पानी की सुविधा मिलने लगेगी। और ये भी तय है कि जिन मकानों में नक्शे से अधिक निर्माण किया है उसमें अधिक निर्माण की कंपाउंडिंग यानी समझौता शुल्क लेकर सेटल किया जाएगा और उससे अधिक निर्माण को तोड़ा जाएगा। अवैध कॉलोनियों को नियमित करने के लिए संशोधन कानून लागू होने के बाद निर्मित मकानों के नक्शे स्वीकृत होंगे। इसके साथ ही लोग निर्माण के लिए बैंक से लोन भी ले सकेंगे। और संवाददाता विवेक राणा हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। विवेक, वैध होंगी अवैध कॉलोनियां, ये कहा जा रहा है। अब अवैध कॉलोनियां जो हैं उन्हें वैध किया जाएगा। इसके साथ ही जिन लोगों के पास बनाने के लिए पैसा नहीं है और बैंक की पात्रता में आ जाएंगे और बैंक से वो आसानी से लोन ले सकेंगे। इस तरह की खबर निकलकर सामने आ रही है, किस तरीके से समझे इसे? बिल्कुल अंशुल, बात की जाए मध्य प्रदेश के ऐसे जो लोग हैं जिनकी जो कॉलोनियां हैं वो अवैध हैं, उनको कहीं ना कहीं प्रदेश सरकार ने अब राहत दी है। क्योंकि बात की जाए मध्य प्रदेश की तो करीब मध्य प्रदेश में 6000 से अधिक जो कॉलोनियां हैं जो वैध थी उनको अवैध कर दी गई है। मगर बात की जाए राजधानी भोपाल और इंदौर की बात की जाए, क्योंकि इंदौर और भोपाल में ही सबसे ज़्यादा जो अवैध कॉलोनी वो सबसे ज़्यादा बनी हुई है और सबसे ज़्यादा सामने आई है। मगर पूरी मध्य प्रदेश की बात की जाए तो इंदौर, भोपाल, जबलपुर और ग्वालियर में जो अवैध कॉलोनी है वो अब अवैध हो गई, जिसके लिए जो प्रदेश सरकार ने, आपको बताना चाहूँगा, सर्कुलर भी जारी किया है। परमिशन की बात की जाए तो परमिशन भी दे दी है। मगर नामांकन की बात की जाए तो नामांकन के लिए साफ तौर पर प्रदेश सरकार ने 28 फरवरी 2022 तक का समय दिया है, क्योंकि सरकार ने जो नियमितीकरण को जो अंतिम रूप देना था उसके चलते सरकार ने यह निर्णय लिया है। क्योंकि बात की जाए पूरे मध्य प्रदेश की तो मध्य प्रदेश में लगातार जो अवैध निर्माण हो रहा है और जो अवैध कॉलोनियों की बात की जाए तो अवैध कॉलोनी को वैध करने के लिए सरकार ने यह बड़ा निर्णय लिया है। जी बिल्कुल विवेक, अब लेकिन लोगों को जिस तरीके से परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था, नक्शे स्वीकृत भी हो जाएंगे इसके साथ ही, क्योंकि नक्शे की भी एक जो समस्या है वो निकलकर सामने आ जाती थी। बाकी सभी जगह व्यक्ति पात्र
होता था बैंक लोन के लिए, लेकिन वहां पर कहीं ना कहीं जब नक्शा पास नहीं हो जाता था तो एक बड़ी समस्या यहाँ पर निकलकर सामने आ जाती थी। तो सरकार का ये कदम कितना सराहनीय माना जा रहा है? बिल्कुल सरकार द्वारा जो ये कदम लिया गया है लोगों के लिए बड़ी खुशी की बात है, क्योंकि आपको बताना चाहूँगा कि ऐसे कई लोग हैं जो अभी भी बैंक लोन के लिए लगातार बैंक के दरवाजे पर हैं। मगर बात की जाए बैंक से, क्योंकि जिस प्रकार से जो उनके जो दस्तावेज हैं वो पूर्ण रूप से नहीं मिल पा रहा है, जिसके कारण उनको जो लोन है वो नहीं मिल पा रहा। मगर जिस प्रकार से सरकार ने जो अवैध कॉलोनियाँ हैं उनको वैध कर दी है, तो उनके सरकार के द्वारा जब यह पूरा आदेश जारी किया गया है और बात की जाए लोगों की, तो लोगों के जो मन में भी एक खुशी है, क्योंकि जब जो कई सालों से एक ही जगह आदमी रह रहा है और उसको कहीं ना कहीं जो अवैध कॉलोनी है उसको वैध कर दिया गया है, तो जो लोग हैं वो आसानी से बैंक जाके जो लोन है वो ले सकते हैं। क्योंकि पूरे मध्य प्रदेश की बात की जाए तो मध्य प्रदेश में लगातार ऐसे कई ऐसे घर के निर्माण किए गए हैं जो अवैध रूप से किए गए हैं। मगर अब प्रदेश सरकार द्वारा ऐसे जो गरीब तबके के लोग हैं उनको राहत देने के लिए सरकार द्वारा ये जो वैध जो अवैध कॉलोनी है जिनको वैध कर दिया गया है, ऐसा निर्णय लिया गया है जिससे जो गरीब तबके के लोग हैं उनको कहीं ना कहीं राहत मिल सके। जी अंशुल। बिल्कुल विवेक, तो कहीं ना कहीं इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है, जैसा कि सरकार ने कहा था कि 2022 तक सभी को अपना घर जो है वो बना कर देंगे, तो शायद इस दिशा में सरकार जो है वो आगे बढ़ रही है। बिल्कुल अंशुल, क्योंकि बात की जाए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ कई बार अपने संबोधन में कहा है और कई योजना भी चलाई जा रही है। क्योंकि बात की जाए आवास योजना की, तो आवास योजना के तहत जो गरीब तबके के जो लोग हैं उनको घर बना के दिए जा रहे हैं। और बात की जाए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की, तो लगातार प्रदेश में जो नई कॉलोनियां हैं उनका निर्माण किया जा रहा है। जो गरीब तबके के लोग हैं उनको जो कॉलोनी में किया जा रहा, उनको छत दी जा रही, तो उसके प्रोजेक्ट के तहत आज जो 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 अवैध कॉलोनी है उनको वैध कर दिया गया है, जिससे जो गरीब तबके के जो लोग हैं उनको अब राहत मिलती नजर आएगी। जी बिल्कुल विवेक, बहुत धन्यवाद हमारे साथ में जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। वैध कॉलोनियां अब वैध होंगी, जितनी भी अवैध कॉलोनियां हैं एमपी की अवैध कॉलोनियां अब वैध होंगी। 6000 से ज्यादा कॉलोनियों को वैध किया जाएगा। और फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में उतना ही। देखते रहिए स्वदेश न्यूज, क्योंकि सबसे पहले देश।